गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग लाए हैं डेली करंट अफेयर सीरीज जो सीजीपीएससी और व्यापम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ डेली 6:30 में आपको मिलेंगे दिन भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज। इसकी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल सकती है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में अटैच की जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दैट इज, वेयर इज द न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी टू बी स्टैब्लिश्ड इन छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में नई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी कहां पर स्टैब्लिश होगी? ऑप्शन है बिलासपुर, रायगढ़, नवा रायपुर और दुर्ग। ऑप्शन इसका सही आंसर क्या है? नवा रायपुर। तो नवा रायपुर में जो डिक्लेयर्ड है एक नई छत्तीसगढ़ के लिए क्रिकेट अकेडमी की स्टार्ट की जाएगी। अब ये कहां पर बनाया जा रहा है? परसदा इन नवा रायपुर। किसी भी एकेडमी का क्या काम होगा? इसका काम वही रहेगा कि हम टैलेंट को नर्चर करना चाह रहे हैं। टैलेंट को नर्चर मतलब हम भी चाहेंगे कि हमारी स्टेट से भी कुछ अच्छे क्रिकेटर्स इमर्ज आउट हों और जो देश में इंटरनेशनल लेवल पर हमारा नाम रोशन करें। तो यही उद्देश्य होगा। ध्यान रखने की बात यह है कि ये किसके अंदर होगा। तो इसे बीसीसीआई नहीं स्टैब्लिश करेगा। कई बार एमसीक्यू में इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, विल इट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ बीसीसीआई? नहीं, इसे किसके अंदर? छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ, ये इसको बनाएगा, मैनेज करेगा, पूरा का पूरा इसके अंदर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट इज द एलोकेशन लिमिट ऑफ नॉन हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स अंडर द रिवाइज्ड डीएमएफ ट्रस्ट गाइडलाइंस? डीएमएफ से आप अवेयर होंगे, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। तो इसमें जो नया रिवाइज्ड गाइडलाइंस है वो कितनी परसेंटेज नॉन प्रायोरिटी एलोकेशंस के लिए बोलता है? पहले की जो गाइडलाइंस थी वो यदि आपको मालूम होगा तो 60:40 के लिए थी। 60% जो फंड है वो किस में जाना चाहिए? वो जाना चाहिए प्रायोरिटी एरियाज में। वहीं 40% नॉन प्रायोरिटी एरियाज में जाना चाहिए। विष्णुदेव साय ने बेसिकली क्या किया? एक कैबिनेट मीटिंग चेयर की और इसमें कुछ बदलाव लाए हैं, संशोधन लाए हैं। उसके तहत अब कितने परसेंट? तो अब हम देखेंगे तो 30% किस में जाएगा? नॉन प्रायोरिटी एरियाज में जाएगा। नॉन प्रायोरिटी एरियाज मतलब कि जो कम इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। पहले ये कितना था? पहले ये 40% था। तो ये कल की कैबिनेट मीटिंग में ये बदलाव आए हैं जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन? ये एक पेरेनियल क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में। डीएमएफ क्या है और डीएमएफ का मेजर उद्देश्य क्या है? देखिए, जब हम माइनिंग करते हैं तो ये जो इससे मिनरल निकला, इस मिनरल से क्या होगा? पूरे के पूरे सोसाइटी का, पूरे के पूरे देश का, कंट्री का वेलफेयर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक इकोनॉमिक वेल्थ है। लेकिन जहां पर माइनिंग हो रही है वहां के क्षेत्र को क्या होता है? बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, जैसे कि पोल्यूशन, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, और इसी वजह से वहां के लोग बहुत सफर करते हैं। इसी वजह से क्या हो गया? 2015 में एक ट्रस्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशंस। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जहां पर माइनिंग होती है वहां पर क्या होगा? एक डीएमएफ बनाया जाएगा और वो डीएमएफ क्या करेगा? वहां के लोकल एरिया के लोगों की स्थिति को इंप्रूव करने के लिए ये वर्कआउट करता है। सो दिस इज डीएमएफ। और अभी जो डीएमएफ है उसमें रूल्स में चेंजेस आए हैं छत्तीसगढ़ कैबिनेट की मीटिंग में। अब क्या हो जाएगा? 70% सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी वर्क के लिए ही अलोकेट किया जाएगा। ठीक है, तो डीएमएफ कब स्टैब्लिश किया गया था? तो एक लॉ है, माइनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लॉ है, एमएमडीआर एक्ट। इसमें 2015 में संशोधन किया गया था, माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट में संशोधन करने की वजह से क्या हुआ? 2015 में एक डीएमएफ नाम की एक संगठन, एक इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया। और इसमें कहां से पैसा आता है? माइनिंग कंपनियां इसमें पैसा देती हैं, मस्ट कंट्रीब्यूट अ परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी, कुछ परसेंटेज रॉयल्टी देती हैं। और इसमें जो पैसा आता है वो कहां पर जाता है? वो लोगों के वेलफेयर के लिए स्पेंड हुआ जाता है जो क्षेत्र में माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, अब यदि आप छत्तीसगढ़ में देखोगे तो 70% सिर्फ और सिर्फ हाई प्रायोरिटी एरिया में होगा
और वो हाई प्रायोरिटी एरियाज क्या क्या होंगे? यदि आप देखोगे, हेल्थ केयर होगा, ड्रिंकिंग वाटर होगा, सैनिटेशन होगा, एजुकेशन होगा और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन होगा। हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सैनिटेशन, वाटर रिलेटेड समस्या हमेशा ही इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी लिस्ट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में ये सारी प्रॉब्लम अवश्य आना निश्चित है। माइनिंग एरिया में पानी कंटामिनेट हो जाता है, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स हो जाती है और हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स तो होती हैं, और वहां पर रहने वाले लोगों के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पेसिफिक ध्यान दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। डीएमएफ क्या है, डीएमएफ कब बना और नई गाइडलाइंस के तहत कितना परसेंटेज अलोकेशन होना चाहिए प्रायोरिटी एरियाज के लिए? कितना परसेंट? 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नई न्यूज है, वो क्या है? कल यूएस ने क्या किया? 25% टैरिफ इंपोर्ट कर लगा दिया है इंडिया के ऊपर। तो कोई भी प्रोडक्ट जो अब इंडिया से यूएस पर जाएगा उसमें कितना लगेगा? 25% टैरिफ लगेगा। इससे होगा क्या अल्टीमेटली? इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स रहते थे यूएस में, या यूएस जो इंडियन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता था, उनका क्या हो जाएगा? वो वहां पर कॉस्टली हो जाएगा। और यदि कॉस्टली होगा तो उससे क्या होगा? इंडिया का इंपोर्ट जो है, इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएस का जो इंपोर्ट है, वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो इंडिया का एक्सपोर्ट क्या होगा? हर्ट हो सकता है। दो तरीके से हर्ट करा जा सकता है, एक होता है टैरिफ बैरियर और दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर। तो यहां पर टैरिफ बढ़ाकर हमारे एक्सपोर्ट को कम किया जाएगा। तो ये कौन सा आएगा? ये टैरिफ बैरियर की लिस्ट में आता है। दूसरा प्रकार का बैरियर कौन सा होता है? नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब क्या होता है? गैर शुल्क, शुल्क से नहीं रिलेटेड। जैसे क्या कर दिया जाएगा? जैसे ये बोल दिया जाएगा कि भैया 0% पेस्टिसाइड रेसिड्यू, टेक्निकल चीजों के नाम पर हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या किया जाएगा? कंट्रोल किया जाएगा। जैसे इंडिया ने यूरोप में भेजा था मैंगो, मैंगो में क्या बोल दिया कि आपके कुछ मैंगो में कीड़े निकल रहे हैं, तो इस वजह से हम आपके मैंगो के एक्सपोर्ट को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये नॉन टैरिफ बैरियर होता है। तो यूएस ने लगाया है इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ, और किस लिए लगाया? वो कौन सा टाइप हो जाएगा? टैरिफ बैरियर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक डेडलाइन सेट की थी 1 अगस्त तक। वो डेडलाइन किससे रिलेटेड थी? कि इंडिया और यूएस के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। वो नहीं हो पाया, इसी वजह से ये एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, जहां पर उन्होंने रिटेलिएट करते हुए 25% टैरिफ इंडियन गुड्स पर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट? कौन सा स्टेट सिपाही सुरक्षा रक्षा सूत्र नाम की एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ये कौन करता है? ये छत्तीसगढ़ में चले आ रही है। पिछले साल ऐसा हुआ था कि जो हम क्या चाह रहे हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर में हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनका प्रोत्साहन हम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो रक्षा बंधन के दिन क्या होता है? जो आम आदमी रहता है, नॉन मिलिटेंट कॉमन पर्संस, वो क्या करते हैं? पर्टिकुलरली जो गर्ल्स रहती हैं, वो क्या करती हैं? वो छत्तीसगढ़ से आर्म्ड पर्सन को, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हैं, उनको क्या करती हैं? या अदर मिलिट्री यूनिट्स हैं, उनको क्या भेजती हैं? राखी भेजती हैं। राखी भेजने का उद्देश्य क्या है? ताकि वो सुरक्षित रहें और उनका मनोबल बढ़ा रहे। तो ये बहुत ही प्यारी इनिशिएटिव है। पिछले साल के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो टोटल 15 लाख राखी भेजी गई थी। बहुत ही प्यारी इनिशिएटिव है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। रिटर्न ऑफ पिप्रवाह रेलिक्स एंड जेम्स टू इंडिया। तो ये क्या है? कहां से रिटर्न हो रहा है? तो बेसिकली ये जो रिटर्न हो रहा है ये इंडिया में हो रहा है, और इसमें क्या है? बुद्धा के कुछ एंशिएंट स्कल्पचर्स थे, वो लंदन से वापस हमें मिला है, ब्रिटेन से वापस मिला है, ठीक है। अब ये बुद्धा के रेलिक्स हैं और कहां के हैं, कौन से समय में हैं? ये मोस्टली शाका एरा के समय के हैं जिसमें ये रिटर्न पाया गया है। तो इंडिया का जो आर्टिफैक्ट्स वैल्यू होती हैं, जो पुरानी ट्रेजर्स होती हैं, उनकी बहुत वैल्यू है, और ये रिटर्न होना मतलब क्या है? इंडिया के लिए एक बहुत ही गर्व होने वाली बात है, गर्व की बात है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। यदि आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में अटैच कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।